हेलो मानवा बडी, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नए मानवा को जिसका नाम है एलेक्जर ऑफ द सन। ये मानवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गानक विलेज सीओ ट्राइब का गांव है। सीओ वो लोग हैं जिनके पास हीलिंग पावर्स होते हैं। वो दूसरों को हील कर पाते हैं। सीओ मिलकर अपनी पावर्स को अर्न्स में भरते हैं जो कि दवा के रूप में बेचा जाता है। इन अर्न्स को रियोना कहा जाता है। यही रियोना ही सीओ की कमाई का मेन सोर्स है। लेकिन कभी कभार डार्क सीओज जन्म लेते हैं। सीओ के बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन डार्क सीओज के बाल काले होते हैं और उनके पास सेल्फ हीलिंग पावर्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो दूसरों को हील नहीं कर पाते। डार्क सीओज को अपशगुन माना जाता है और उनको मिसट्रीट करा जाता है। हमारी फीमेल लीड बायान भी एक डार्क सीओ है। डार्क सीओ होने की वजह से उसको और उसकी अंधी माँ को गांव में दूसरों के साथ रहने नहीं दिया जाता। वो जंगल के पास एक छोटे से घर में रहते हैं। बायान की माँ, जो कि पहले एक बहुत पावरफुल सिबिल हुआ करती थी, उन्होंने भी अपने पावर्स खो दिया जब उनकी आंखें काम करना बंद हो गई और वो अंधी हो गई। ऐसा कर गांव से जो खाने को राशन मिलता है सबको, वो उन लोगों को बहुत ही कम मिलता। इतना कम कि वो उन दोनों के लिए काफ़ी नहीं होता। इसलिए बायान हर दिन खुद से ही जंगल से कुछ हंट करके लाती, अपने और अपनी माँ के लिए। बायान को ये गांव बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो अपनी माँ को पीछे छोड़ यहाँ से नहीं जाना चाहती और उसकी माँ ये गांव छोड़कर जाने को नहीं मानती। भले ही गांव के लोग उनको बहुत बुरा सलूक करते हैं। जहान नाम का लड़का, जो कि उनके गांव का सरपंच का बेटा है, वो अक्सर बायान को चुप चुप कर राशन दिया करता है। लेकिन उसका ऐसा करना बायान को पसंद नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि वो ये सब उस पर दया कर रहा है। हर रात बायान इस उम्मीद के साथ सोती है कि एक ना एक दिन वो अपनी माँ को इस गांव को छोड़ उसके साथ कहीं दूर जाने को मना लेगी और वो दोनों खुशी खुशी रह पाएंगे। एक दिन जब बायान अपने कपड़े धोकर वापस जा रही थी, तब 3 सीओ लड़कियां उसको गिरा देते हैं। ये लोग हमेशा उसको बुली करते हैं। ये लड़कियां हैं सारान और सारान की चमचिया गालमी और यूल। इन लड़कियों से बायान को पता चलता है कि सारान को उनके राज्य का एम्परर, द सन एम्परर का कॉन्कुबाइन होने को चूज करा गया है, और अगर सब अच्छा गया तो हो सकता है सारान को वो अपना क्वीन बना ले। गालमी और यूल भी सारान के मेड बन उसके साथ राज हवेली जाने वाले हैं। बायान ने सुना था कि जो एम्परर है उनका दिमाग ठीक नहीं है। वो पूछती है कि क्या सच में सारान गालमी और यूल को साथ ले जाना चाहती है। क्या होगा अगर एम्परर को वो नहीं बल्कि उन दोनों में से कोई पसंद आ जाए। भले ही वो दोनों सारान जितना खूबसूरत नहीं है, लेकिन क्या पता एम्परर का टाइप क्या है। वो उन तीनों को गुड लक कहकर वहाँ से भाग जाती है। जाते वक्त गांव के छोटे बच्चे तक बायान को डार्क सीओ कहकर उसका मजाक बनाते हैं और उसको पत्थर से मारते हैं। गालमी और यूल सारान को उसकी बातों पर ध्यान ना देने को कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बायान बस उनसे जेलस है कि उसको कभी भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। यहाँ ये भी पता चलता है कि बायान एक नाजायज़ औलाद है। किसी को नहीं पता कि उसका बाप कौन है, लेकिन सारान को देख लगता है कि वो कुछ सोच रही है। पता चलता है कि कुछ दिन बाद सारान अकेली ही राज हवेली चली गई, अपने साथ कोई भी हैंडमेडन्स को लिए बगैर। यानी कि उसने बायान के बातों को सीरियसली लिया। गालमी और यूल बायान को इस बात का जिम्मेवार मानते हैं और वो बायान को काफ़ी मारते हैं और उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। मार खाकर लड़खड़ाते हुए जब बायान अपने घर पहुंचती है, तब वहां गांव का सरपंच जहान के पिता दानिम बाहर बैठा हुआ है। जब बायान उससे बात करने की कोशिश करती है, तब वो उसको नीचा दिखाता है और उसको गालियां देता है। वो बायान को देखना भी पसंद नहीं करता, तो वो बायान को उसकी नज़रों से दूर हटने को कहता है। बायान अंदर जा ही रही है और वो काफ़ी खूबसूरत लड़की है। सरपंच कहता है कि बायान, यहाँ से कहीं दूसरी जगह भागने की कोशिश भी मत करना। भले ही तू एक बेकाम की लड़की है, इस गांव ने तेरी और तेरी माँ के लिए बहुत कुछ करा है। यहाँ से अगर तुम लोग भाग गए तो तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी बदतर होगी। बायान सोचती है कि इस गांव में जैसी उसकी ज़िंदगी है, उससे बदतर और क्या ही हो सकता है। इतना कहकर वो फिर वहाँ से चला जाता है। सरपंच एक काफ़ी पावरफुल हीलर है। सारी सीओ गांव में से वो सबसे ताकतवर हीलर है। सब सीओ उसको एक राजा के रूप में मानते हैं और उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके जाने पर बायान चैन की सांस लेती है और तभी उसके पीछे से उसकी माँ आती है और उसको तैयार होने को बोलती है, क्योंकि वो बायान की ब्लड लेटिंग करने वाली है। बायान कहती है कि लेकिन उसके लिए तो अभी कुछ दिन और बाकी है, लेकिन उसकी माँ उसको बताती है कि तब तक उनके पास वक्त नहीं होगा। लेकिन तभी बायान को उनकी बात समझ नहीं आती। वो अपनी माँ से इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछती है, लेकिन वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती और बस उसको तैयार होने को कहती है।
ब्लड लेटिंग एक रिचुअल है जहाँ किसी के शरीर से खून को निकाला जाता है और ये उनकी बॉडी के वाइल्ड एनर्जी को काम करता है। ये एक काफ़ी दर्दनाक प्रोसेस है, लेकिन अगर ये ना किया जाए तो बायान के जैसे म्यूटेंट्स ज़्यादा वाइल्ड एनर्जी की वजह से मर भी सकते हैं। उसकी माँ बायान का हाथ लेती है और चाकू से उसका हाथ काट देती है। बायान को इससे काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि बायान के पास दूसरों को हील करने की नहीं बल्कि खुद को हील करने की शक्तियाँ है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। उसका बॉडी ऐसी घाव को काफ़ी जल्द ही ठीक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से सक्सेसफुली खून को निकालना काफ़ी मुश्किल है। फाइनली उसका ब्लड लेटिंग खत्म हो जाता है और उसकी माँ उसको उसका खून बाहर जाकर एक बड़े से मिट्टी के अर्न में रखने को कहती है। वो लोग हर महीने उसका खून उस अर्न में भरते हैं, लेकिन वो हमेशा खाली हो जाता है। बायान सोचती है कि आखिर उसका खून हमेशा जाता कहाँ है। उसकी माँ उसको बताती है कि बायान की शक्तियाँ अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो कहती है कि अब से हर 2 हफ्ते में अपनी बॉडी को साफ करने को बायान को मून शैडोड तालाब में जाना होगा। बायान उनकी बात नहीं समझ पाती, तो वो बताती है कि मून शैडोड तालाब वो तालाब है जहाँ मून की परछाई दिखती है, लेकिन उनके गांव के आसपास तो कोई भी तालाब नहीं है। तो आखिर उसकी माँ किस तालाब की बात कर रही है, वो पूछती है, लेकिन उसकी माँ उसको क्लियर आंसर नहीं देती और बात को वही टाल देती है। ब्लड लेटिंग करने के बाद बायान हमेशा बीमार पड़ती है। किसी वजह से उसकी सेल्फ हीलिंग पावर्स इस वक्त काम नहीं करते और 2-3 दिन तक उसको रेस्ट करना पड़ता है। इसलिए उसको पता नहीं था कि आखिर बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। गांव में सभी गांव वाले डरे हुए हैं, क्योंकि उनके पास सारान की लाश भेज दी गई है। वही सारान जो कि कुछ दिन पहले राजा का कॉन्कुबाइन बन राज दरबार में गई थी। सबका मानना है कि ये काम ज़रूर वही एम्परर खुद का है। आखिर सब जानते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है। सारान की लाश के साथ एम्परर ने उनको एक दूसरी लड़की भेजने का ऑर्डर भेजा है। सारान की ऐसी हाल देख कोई क्यों अपनी बेटी को उस जगह भेजना चाहे, तो गांव का हर आदमी अपनी बेटी भेजने को मना कर देता है। उधर बायान खाने के लिए एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तभी वो भटक जाती है और एक गुफे के अंदर पहुंचती है, लेकिन उस गुफे के उस पार उसको एक बहुत ही खूबसूरत तालाब दिखता है। तभी उसको अपनी माँ की बात याद आती है और वो सोचती है कि जब फुल मून लगेगा तब वो इस तालाब में आकर अपनी माँ का कहा जैसा करेगी। इस तालाब को ढूंढ वो काफ़ी खुश होती है। तभी उसको शक होता है कि शायद ये असलियत नहीं है और वो किसी स्पेल के इन्फ्लुएंस में है। वहाँ तभी एक खून में लिपटा हुआ आदमी आता है और कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। उस आदमी के हाथ में एक तलवार भी है जो कि खून से सना हुआ है। उसका चेहरा भी खून में लटपथ है और उसकी आंखें एक बहुत डरावने किस्म के लाल हैं। बायन समझ सकती है कि यह आदमी खतरनाक है, तो वो जल्दी कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा पीछे से उसको पकड़ लेता है और उसको पीछे से गले लगाता है। बायन चिल्लाते हुए उसको छोड़ने को कहती है, लेकिन वो आदमी उसके और भी पास आता है और उसके नेक को लिक करता है। ऐसा करने पर बायन उसको धकेलती है, लेकिन वो खुद उस तालाब में डूब जाती है। बायन को तैरना नहीं आता और उसको डूबता देख भी वो आदमी उसकी मदद नहीं करता। वो सोचती है कि अब वो मरने वाली है, लेकिन तभी उसकी आंखें अपनी बिस्तर में खुलती है और वो सब बस उसका सपना था। ब्लड लेटिंग के बाद वो इस बार 3 दिन तक सोई और वो 3 दिन में बस अभी जाकर ही होश में आई है। ये जान बायन काफ़ी परेशान होने लगती है कि 3 दिन तक उसकी माँ ने खाना क्या खाया। उसकी माँ उसको परेशान ना होने को कहती है, क्योंकि जाहन वही सरपंच का बेटा हर दिन आकर उनके लिए खाना बनाया करता था। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, तो वो उनको ठंड ना हो इसीलिए उनके स्टव में आकर आग भी जला दिया करता था। ये जान बायान को रिग्रेट होता है कि उसने जहान को पास्ट में भला बुरा कहा, क्योंकि उसको लगता था कि वो बस उस पर रहम खा रहा है। बायान देखती है कि उसकी माँ ने उसके तकिए के बगल में एक चार्म पेपर रखा था ताकि उसको अच्छे सपने आए। बायान बताती है कि उसको अच्छा सपना नहीं आया, उसको एक बहुत डरावना सपना आया जिसमें एक खून से सना साइकोपाथ था। उसकी माँ कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि वो सपना उसके लिए एक अच्छा वक्त लाएगा या बुरा वक्त। बायान को फिर से उनकी बात नहीं समझ आती, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जो कि उसकी माँ को पता होने पर भी वो उसको नहीं बता पा रही। दूसरे दिन गांव में राशन बट रहा है। राशन देने वाले यूल के पिता है और बायान इस बात से खुश नहीं है। वो ज़रूर उसको भगा देंगे या फिर उसको बहुत ही कम राशन देंगे। पहले तो वो अच्छा हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी उससे काफ़ी बुरा सलूक करते हैं। वो बायान को उसका राशन देते हैं और इस बार का राशन काफ़ी बड़ा है, जो देख बायान काफ़ी खुश होती है। वो कहते हैं कि सुना है तेरी माँ बीमार है, ये 2 हफ्तों का राशन और कुछ मीट है, उससे तेरी माँ के लिए एक पॉट सूप बनाना। बायान उनकी काइंडनेस देख काफ़ी हैरान है। वो बायान को वहाँ से जाने को कहते हैं और जाने से पहले बायान पीछे मुड़कर उनका शुक्रिया अदा करती है। वो सच में काफ़ी खुश है।
उनके गांव में बस गिने चुने लोग ही बायान को अच्छा ट्रीट करते हैं। यूल के पिता भी उन लोगों में से एक थे। जब वो छोटी थी तब वो दूसरों को बायान के साथ अच्छा पेश आने को कहते थे और उसको खाने की चीज़ें भी दिया करते थे। बायान सोचती थी कि काश वो उसके पिता होते। ज़्यादा राशन पाने की वजह से बायान खुशी खुशी गाना गाते हुए जा रही है, लेकिन तभी वहाँ गालमी आकर उसको रोक लेती है। वो भी अपने साथ मीट लाई है जो कि वो बायान को देती है। गालमी बायान का शुक्रिया अदा करना चाहती है। बायान को 3 दिन तक सोने की वजह से ये नहीं पता है, लेकिन सारान मर चुकी है। बायान की ही वजह से सारान ने गालमी और यूल को अपने साथ नहीं ले जाया था। अगर बायान उस दिन वैसा नहीं कहती तो शायद वो दोनों भी राजमहल में सारान के साथ मर जाते। ये सुन बायान काफ़ी शॉक्ड होती है और वो गालमी से पूछती है कि आखिर हुआ क्या। तो गालमी बताती है कि उनके एम्परर ने उसको मार दिया। उसकी डेड बॉडी को 5 टुकड़ों में वापस भेजा गया था। वो इतना भयानक था कि सारान की माँ तो वही बेहोश हो गई। और बस सारान ही नहीं, सारे नए कॉन्कोबाइंस और उनकी हैंडमेडन्स को मार दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर से एक नई कॉन्कोबाइन भेजने को कहा है। बायान पूछती है कि क्या वो अब किसी दूसरे सीईओ गांव से किसी को भेजने वाले हैं, तो गालमी हंसते हुए कहती है कि उसको क्या पता, अभी तक तो उन्होंने फैसला नहीं करा, लेकिन शायद वो किसी ऐसे को भेजेंगे जो कि उनके लिए बेकार हो। यह गालमी क्लियरली बायान को भेजने की बात कर रही है, लेकिन बायान उसकी बात को नहीं समझ पाती। बायान वहाँ से वापस जा रही होती है, लेकिन तभी गालमी कहती है कि सुना है आजकल तू ब्लड लेटिंग नहीं कर रही। ये सुन बायान काफ़ी शॉक्ड होती है और पूछती है कि ये बात उसको कैसे पता। गालमी कहती है कि हमको कैसे पता नहीं होगा, इस गांव के हर इंसान को पता है, क्योंकि हम सब ने मिलकर तेरा खून पिया था। ये सुन बायान काफ़ी डिस्टर्ब्ड होती है। जब वो वापस घर जाकर देखती है तब वहाँ वो अर्न नहीं होता जहाँ वो लोग उसका खून रखा करते थे। क्या गालमी सच बोल रही थी? क्या सच में उन लोगों ने उसका खून ले जाकर पिया? वो अपनी माँ से पूछती है कि वो अर्न कहाँ है जहाँ हम मेरा खून रखते थे। उसकी माँ उसे नज़रें फेर लेती है और कहती है कि उनको नहीं पता, हो सकता है कि सरपंच या फिर यूल के पिता के पास हो। पता चलता है कि उनको पहले से मालूम था कि वो लोग बायान का खून ले जाकर पी रहे हैं। माँ बताती है कि जब तक वो उम्र की नहीं हो जाती उसके खून में ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि बाकी शियोज़ के हीलिंग पावर्स को बढ़ा सकती है। वो एक किस्म का पोषण है। यही वजह थी कि कुछ गांव वाले जैसे कि सरपंच और यूल के पिता के पावर्स अचानक बढ़ गए और इसी वजह से वो लोग बायान को इस गांव में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन लोगों की पावर्स को बढ़ा रही थी, फिर भी वो लोग सब उसके साथ इतना बुरा सलूक करते थे। बायान को काफ़ी बुरा लगता है सच जानकर। ये सब मालूम होने पर भी उसकी माँ गांव छोड़ने को नहीं मानती। क्या उसकी माँ गांव वालों को उसका खून बेच रही है? क्या उसके खून के बदले उनको पैसे मिलते हैं? ये सुन बायान की माँ उसके सर पर एक टपली मारती है और कहती है कि वो सोने के पहाड़ के लिए भी ऐसा नहीं करेगी। उनको बायान की शक्तियाँ काबू में रखने को ब्लड लेटिंग तो करना ही होता, लेकिन गांव वालों को उसका खून देने के बदले उन्होंने उनको बायान और खुद को अकेला छोड़ देने का सौदा किया था। बायान पूछती है कि क्या वो लोग उनको धमका रहे हैं, तो वो बताती है कि शायद वो डरे हुए थे कि लोगों को पता ना चल जाए कि बायान के पिता कौन है। तो क्या वो सरपंच था जो उनको धमकी दे रहा था? जब बायान छोटी थी तब उसने उनकी बात सुन ली थी। उसकी माँ ने सरपंच से कहा था कि बायान उनकी बेटी है, लेकिन उस सरपंच ने इस बात को इनकार कर दिया। जब उनको पता चलता है कि उनकी बात बायान ने सुन ली थी तब वो कहती है कि नहीं, वो आदमी तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा कोई बाप नहीं है, तुम्हारी बस माँ है, बस मैं हूँ। ऐसा कहते हुए वो कांपने लगती है और वो एक बहुत घिनौने सच से पर्दा खोलती है। सरपंच, यूल के पिता, गालमी के पिता और सारान के पिता, इन चारों ने मिलकर उनका रेप किया था। ये सच जानने के बाद बायान रोने लगती है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मुझे जन्म नहीं लेना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो माँ। उसकी माँ उसको गले लगाती है और उसको रोना बंद करने को कहती है। इन सब में बायान की कोई गलती नहीं है और उनको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि उन्होंने बायान को जन्म दिया। उनके पास सिबिल का पावर था जिनसे कि वो लोगों का भविष्य देख पाती थी, लेकिन जब बायान पैदा हुई तब कुछ भी कर कर वो उसका भविष्य नहीं देख पाती। इसीलिए उन्होंने बायान का फ्यूचर देखने को सिबिल का वाव तोड़ दिया ताकि वो देख पाए कि कौन सा फ्यूचर बायान के लिए सबसे अच्छा होगा। इससे उनकी शक्तियाँ और उनकी आंखें दोनों चली गई, लेकिन ये पहली बार था जब उनको अपनी पावर्स का मतलब दिखा। ये एक ऐसी खुशी थी जो बस एक पेरेंट ही महसूस कर पाता था। बायान ने उनको वो खुशी दी। बायान पूछती है कि तो फिर उन्होंने उसके भविष्य में क्या देखा? तब वो कहती है कि तुम्हारा नीला धागा लाल धागे वाले अजनबी को दो, यही तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। बायान नहीं समझ पाती, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वक्त आने पर वो खुद ही सब समझ जाएगी। बायान कहती है कि माँ, अब जब मुझे सब पता चल चुका है, चलिए इस गांव से कहीं दूर चले जाते हैं
और उसकी माँ इस बार उसकी बात मान जाती है। लेकिन क्योंकि बाहर बहुत बर्फ़ पड़ रहा है, पहले उनको कुछ बनाकर खाना होगा। आज तो उनके पास मीट भी है, तो वो भर पेट खाकर वहाँ से जा सकते हैं। बायन खुश होते हुए खाना बनाने को जाती है, लेकिन कुछ तो है जो उसकी माँ अब भी उसे छुपा रही है। कुछ ही वक्त में बायान ने सब कुछ बना लिया है। खाने से पहले उसकी माँ बायान को 2 लाल बॉल्स देती है जो कि डिविनेशन ऑफ्स है। बायान पूछती है कि इसकी उसको क्या ज़रूरत है, तो वो बताती है कि इनको खाने से बीमारियाँ ठीक होती है, और अगर एक तुम खाओ और एक अपने पार्टनर को खिलाओ तो तुम दोनों का साथ और प्यार हमेशा के लिए रहेगा। वो सोचती है कि मैं तुमको बस इतना ही दे सकती हूँ। वो बायान को एक गाना गाने को कहती है। बायान कहती है कि लेकिन वो लोग तो खाना खाने वाले हैं ना। वो कहती है कि वो बायान की आवाज़ सुनकर अपना माइंड क्लियर करना चाहती है। तो बायान गाना गाने लगती है और माँ खाना खाना शुरू करती है। वो कहती है कि बायान, कभी भी गुस्से में आकर खुद को नहीं खोना। तुम जब खुद की तरह रहोगी तभी तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहोगी। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो सब याद रखना। बायान कहती है कि वो क्यों अचानक ऐसे अजीब बातें कर रही है। तभी उसकी माँ के मुंह से खून निकलने लगता है और वो सारा खाना गिरा देती है। बायान काफ़ी घबरा जाती है और उनको अपने पीठ में बैठाकर गांव की ओर जाने लगती है। बाहर काफ़ी ज़ोरों से बर्फ़ गिर रहा है, जिसकी वजह से बायन को कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा। उसको तो ये तक नहीं पता कि क्या वो लोग सही रास्ते में है या भी नहीं। काश उसके पास दूसरों को हील करने की शक्तियाँ होती। उसकी माँ कहती है कि बायान, मेरी प्यारी बेटी, तुम रोना मत। जिस दिन से तुम पैदा हुई उसी दिन से तुमने मुझे एक बहुत खुश माँ बनाया है। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है और तुमको भी नहीं होना चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, हैप्पी बर्थडे। इतना कहकर ही उसकी माँ उसके पीठ में मर जाती है। दूसरी सुबह यूल और गालमी के पिता रास्ते में बैठे हुए हैं ताकि बायान वहां से भाग ना पाए। उन सब ने मिलकर उन राशन में जहर मिलाया था। अब जबकि बायान बड़ी हो गई है, उसको पीरियड्स होने लग गए हैं और उसका खून उसके लिए कोई काम का नहीं, और वो उसको एम्परर का कॉन्कुबाइन बनाकर भेज भी पाएंगे। उनके साथ इतना बुरा करने पर भी ये दोनों सोच रहे हैं कि इतने सालों तक एक डार्कसियो को अपने गांव में रहने देकर उन्होंने उन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। वहीं कुछ दूर जहान इन दोनों की सब बात सुन रहा है। ये लोग इतने बदतमीज़ हैं कि ये कहते हैं कि बायन बिल्कुल अपनी माँ की तरह एक बहुत खूबसूरत लड़की बन चुकी है। अब जबकि उसको एम्पायर का हाथों मरने को भेज ही रहे हैं, तो कितना अच्छा होता अगर वो लोग उसके साथ भी कुछ मज़े ले पाते। तभी जहान वहाँ आता है और उनको कहता है कि उसके पिता यानी कि सरपंच उनको बुला रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है। जब तक वो वहाँ जाए तब तक वो यहाँ उनकी जगह रह सकता है। वो लोग उसकी बात का यकीन कर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही जहान भागकर बायान की घर की ओर चला जाता है। वो देखता है कि चूल्हे में आग नहीं है। वो होप कर रहा है कि वो लोग कुछ बुरा होने से पहले ही वहाँ से भाग पाए हो। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो बायान अपनी माँ की लाश को सीने से लगाकर बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि उसमें खुद कोई जान नहीं बची। जहान बायान को उठने को कहता है। वो कहता है कि उसको जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। अगर वो यहीं रही तो वो लोग बायान को मरने को एम्परर के यहाँ भेज देंगे। लेकिन बायान उसकी बात नहीं सुनती। वो जहान को बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है। ये सुन जहान भी काफ़ी शॉक रह जाता है। बायान अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है कि घर काफ़ी ठंडा है। माँ को ठंड नहीं पसंद है। जहान जहान कहता है कि उसको पता है कि अभी बायान के लिए वक्त काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उसके पिता और बाकी आदमी उसको लेने को आते ही होंगे, इसलिए उसको वहाँ से भागना होगा। वो लोग उसको एम्परर का कॉन्कुबाइन बनाकर भेज रहे हैं। अब तक वहाँ से कोई भी लड़की जिंदा वापस नहीं आई है। वो उसको वैसी जगह में भेज रहे हैं, लेकिन बायान ऐसे हाथ पाँव लेकर कभी कहीं भी भाग नहीं पाएंगी। कल ज़्यादा ठंड में चलने की वजह से उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। जहान अपने हीलिंग पावर से उसके हाथ और पाँव दोनों को ठीक कर देता है। वो बायान के भागने की तैयारियां करने लगता है, लेकिन तभी बायान अपने हाथों को देखती है और कहती है कि जहान, लगता है तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ गई है। क्या तुमने भी मेरा खून पिया? ये सवाल सुन जहान घबराने लगता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है। पहले तो मुझे पता भी नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि वो सच में तुम्हारा खून है। वो पूछती है कि ये तो पहले था, बाद में तो उसको ज़रूर पता चला होगा और फिर भी उसने उसका खून पिया। जहान कुछ और कह नहीं पाता और बायान से माफ़ी मांगता है। बायान वहाँ से उठ बाहर जाती है। किचन में वो बचे हुए मांस को देखती है। उन लोगों ने उसमें जहर मिलाया था, फिर भी बायान इसको पाने से कितनी खुश थी। बायान कहती है कि वो यहाँ से नहीं भागने वाली। जो कुछ भी उन सब ने किया है वो उसका बदला लेकर रहेगी। जहान कहता है कि वो बस बायान की मदद करना चाहता है, लेकिन बायान उसको मासूम बनने का नाटक बंद करने को कहती है। गाँव के सब लोगों ने मिलकर ये प्लान किया है। तुम्हारे अपने पिता राशन सेट करते हैं
और तुम खुद उन राशन को स्टोर हाउस तक पहुंचाते हो। ऐसे ही तुम पहले हमारे लिए खाना चुरा कर लाते थे। उस दिन जो एक्स्ट्रा राशन उसको मिला वो बस एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता। जहान कहता है कि उसको सच में कुछ नहीं पता। उसको पता था कि राशन बाकी वक्त से बड़े थे, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो लोग उसमें जहर मिलाने वाले थे। प्लीज़ मेरा यकीन करो बायान। बायान कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमको आखिर कैसे पता कि मेरी माँ जहर खाने की वजह से मरी है। जहान कहता है कि हाँ, उसको पता था कि कुछ तो गलत होने वाला है। इसीलिए जब बायान ब्लड लेटिंग के बाद 3 दिन तक रेस्ट कर रही थी तब उसने आकर उसकी माँ को बताया था कि राशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसको होने दो। ये सुन बायान को यकीन ही नहीं होता। जहान को लगता था कि उनके पास शायद कोई और प्लान्स है, लेकिन अब लगता है कि शायद उनको पहले से पता था कि क्या होने वाला है। बायान उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन जहान कहता है कि वो सच में सब सच बता रहा है। क्या माँ को पहले से पता था कि वो मरने वाली है? तभी बायान को एक रियलाइजेशन होता है। उसको याद आता है कि कैसे पिछली बार उसकी माँ ने कहा था कि अगले ब्लड लेटिंग तक उनके पास वक्त नहीं होगा। उसको पता चलता है कि उनको सच में पता था कि वो मरने वाली है। बायान बिल्कुल टूट जाती है। उसकी माँ को सच में सब पता था। तभी वहाँ सरपंच और बाकी आदमी आते हैं और जहान को उनके रास्ते से हट जाने को कहते हैं। जहान बायान को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ ही घंटों में उनको बायान को एम्परर का कॉन्कोबाइन बनने को भेजना होगा। जब जहान उनकी बात नहीं मानता तब वो ज़बरदस्ती उसको बायान से अलग करते हैं। जहान कहता है कि बायान को अकेला छोड़ दो। क्या उसकी माँ को मारकर उनका पेट नहीं भरा कि अब वो बायान को भी मरने को भेज रहे हैं? सरपंच कहता है कि अगर इसकी माँ को नहीं मारते तो वो कभी भी हमें इस लड़की को वहाँ भेजने नहीं देती। ये बात सुन बायान फिर से सोच में पड़ जाती है। उसको सब याद आता है जो भी उसकी माँ ने उसको कहा था। उसकी माँ ने अपने शक्तियों और अपने आँखें की कुर्बानी कर उसका फ्यूचर देखा है। तो क्या यही वो फ्यूचर है जो कि उसकी माँ उसके लिए चाहती थी? वो उठती है और सरपंच से कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो। वो लोग बायान को ऐसा कर देख कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बायान कहती है कि वो अपनी मर्जी से उनके साथ जाने को तैयार है, बस जहान को छोड़ दो। वो सोचते हैं कि शायद अपनी माँ के मरने की वजह से बायान अब गिव अप कर चुकी है। जाते वक्त जहान बायान को रोकने की कोशिश करता है। बायान उसे कहती है कि मैं अपनी माँ को तुम्हारे हाथों में छोड़ रही हूँ, और वो उन लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ चाहती थी कि वो उस जगह राज हवेली में जाए। अगर ऐसा करने से उसको इन लोगों पर बदला लेने का मौका मिल सकता है तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर उस जगह में जाने को तैयार है। यही एक लौती चीज़ है जो कि वो अब अपनी माँ के लिए कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।